गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे टॉपिक इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर। देखो हम पहले भी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो एक पार्टिकल बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाता है। वाइब्रेट करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिक रिएक्टेंट के अंदर कोलिजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को फैक्टर में देखना है। अगर रिएक्टेंट के अंदर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट ख़त्म होता जा रहा है, आप कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ कर रहे हो, फिर और इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। थर्ड है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप सबको पता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इट जस्ट प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर इनिशिएटिंग द रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, बट ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट डिक्रीज़ भी करता है। तो ये फैक्टर आप स्पेशल लिखोगे, जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ है आपका सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा पार्टिकल इजीली अटैच होंगे और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सरफेस एरिया के लिए एग्जांपल दे लें हम, तो देखो क्या है, अगर एक जो क्या कहते हैं तीर निशान लगाने वाले होते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम ये लेते हैं, जब आप मेडिसिन खाते हो, ठीक है, मेडिसिन खाते हो तो उस जो मेडिसिन का रिसेप्टर है और जो आपकी बॉडी का रिसेप्टर है, जब वो दोनों मैच कर जाते हैं तो बॉडी के अंदर हमारी मेडिसिन वर्क करने लग जाती है। सिमिलरली ये लगा लो, जो आपने मेडिसिन खाई है उसका रिसेप्टर बॉडी अगर उसको ज़्यादा अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करे तो वो इजीली कहीं भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। मान लो अगर बॉडी इतना सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है उसी रिसेप्टर के लिए, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, तो इस एरिया और इस एरिया के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ईजिली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। फिफ्थ है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। जब आप NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो NO2 बना देता है, नाइट्रिक, ठीक है, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो तो CO2 बना देता है। ठीक है, इसका एक एनर्जी प्रोफाइल बनता है, एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर NO2 का, ये आपका जो है ये CO2 का है, और NO2 का आपका नीचे है। आप सबको पता है जिसका जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्या होगा, कम होगा, वो उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट शो करेगा, रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, उससे अगला देखो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ये आपका एक रिएक्टेंट है, जनरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए मैंने वैल्यू डाल दी AA + BB गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, आप सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन, देखो याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना भी आपका रिएक्टेंट होएगा ना, ठीक है, की पावर अल्फ़ा, ठीक है, और B की पावर बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये पावर्स के लिए हो गए, और A और B क्या है हमारे, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट। यानी सीधी सी बात क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, मैंने इतने सारे फैक्टर बताए आपको, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट, अब यहाँ पे कंडीशन लगती है अल्फ़ा = A और बीटा = B। यानी ये देखो अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड पावर्स हैं। यानी कि देखो क्या है, यहाँ पर जो आपको A के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट दे रखा है और B के आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, यानी अल्फ़ा इसके इक्वल A के इक्वल आ जाए और बीटा B के इक्वल आ जाए। मैं सपोज देता हूँ A की वैल्यू 2 आ जाए और B की वैल्यू 3, यानी अगर अल्फ़ा की वैल्यू 2 जो कि ऑलरेडी A के आगे लिखी हुई है और बीटा की वैल्यू 3 जो ऑलरेडी B के आगे लिखी हुई है, अगर ये इसके इक्वल आते हैं तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। अगर जो आपको इक्वेशन में मैं और थोड़ा सा इजी वे में समझा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया H2N2 गिव राइज टू NH3,
ठीक है, ये हमने ले लिया, यहाँ पर आपका 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर। अब जो आपके रिएक्टेंट के ऊपर ये जो पावर है ये, और इसकी जो आगे पावर है स्टोइचियोमेट्री मतलब कोफिशिएंट है जो, ठीक है, अगर ये पावर में एज इट इज़ आ जाते हैं, यानी कि 3 ए के H2 के पावर में आ जाए और ये जो N2 की पावर में 1 आ जाए, तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। यानी कि आपको थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर इक्वल आती है तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन है, और अगर इक्वल नहीं आती तो वो क्या होगा, हमारा रेट लॉ, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी आप किसी भी रिएक्शन को देख के, ठीक है, किसी भी रिएक्शन को देख के उसका, ठीक है, रेट तो लिख सकते हो, मगर ऊपर अल्फ़ा और बीटा की पावर नहीं लिख सकते। यानी कहने का क्या मतलब है, ऑर्डर नहीं निकाल सकते किसी भी रिएक्शन को देख के। आप मान लो 3 और 1 देख के तो तुम बोलोगे ऑर्डर इसका 4 है। अभी ऑर्डर क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो इसके लिए डिफाइन करो, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है इन विच मोलर कंसंट्रेशन, यानी ये जो मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे बी विच इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट। यानी इसकी जो पावर है, यानी मैंने अल्फ़ा और जो बीटा लिया है वो अगर ए के इक्वल आ जाए और बीटा बी के इक्वल आ जाए तो वो पक्का लॉ ऑफ मास एक्शन है, और अगर इक्वल ना आए तो वो हमारा रेट लॉ है। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सपोज दैट मैंने कोई रिएक्शन ले ली, ये मेरा कोई रिएक्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट की पावर अल्फ़ा, ठीक है। तो रेट, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के मैंने लिखा के, ठीक है, आर की पावर अल्फ़ा। ये मेरा जो के है वो मेरा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant taken as unity, then rate is equal to k। समझ गए। जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी ले लोगे तब रेट आपका रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। ये चीज़ आएगी आपकी, ठीक है। अब हमने रेट ला लिख लिया, देखो ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैंने तुम्हें क्या बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर क्या था, अल्फ़ा ए के इक्वल आएगा और बीटा बी के इक्वल आएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के इक्वल आएगा ही आएगा। बट रेट ला क्या कहता है, ठीक है, वो उसके इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आ गया तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं आया तो वो हमारा रेट ला है। यानी आप सीधी सी बात क्या है, आप कभी भी किसी इक्वेशन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो भी इस रिएक्टेंट की पावर है, यानी पावर्स को जब आप ऐड करते हो तो हम उसे ऑर्डर बोलते हैं। यानी द सम ऑफ पावर ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ पावर टू विच मोलर कंसंट्रेशन इन रेट ला, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। एन का मतलब है ऑर्डर। अगर एन की वैल्यू 0 है तो हमारा 0 ऑर्डर, एन की वैल्यू फर्स्ट तो फर्स्ट ऑर्डर, एन की वैल्यू 2 तो सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल देखो क्या है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन रेट ला। मैंने लिख लिया रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, ठीक है। ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो मैंने देखो इसको क्या लेता था, ये अल्फ़ा होता था, ये बीटा होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन।
अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ऑर्डर हमारा क्या है फर्स्ट। सपोज लगा लो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 आई और बीटा की वैल्यू -1, तो इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया हाफ ऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल डिफाइन है जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 0, ठीक है। तो आप कुछ एक आधे एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, H2 और Cl2 को मिक्स करोगे तो क्या बनाएगा HCl। फर्स्ट ऑर्डर एन की वैल्यू फर्स्ट है, N2O5 गिव राइज टू NO2 और O2। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, रिएक्टेंट के ऊपर। अब देखो तुम अगर ये देखोगे यहाँ पर क्या है पावर 2, आप यहाँ पर भी पावर 2 चढ़ा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कि आप रिएक्शन को देख के इसको कोशिश करोगे ऑर्डर निकालने का, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर कितना आना चाहिए था सेकंड, बट एक्चुअल में कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ये एक्सपेरिमेंटली होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। बट अगर आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग दे रखे हो अल्फ़ा और बीटा जो भी, तो आप अल्फ़ा और बीटा को ऐड करके एन निकाल सकते हो, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो क्या है NO2 प्लस में F, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखो क्या है 2 + 1 3 आ जाना चाहिए, बट एक्चुअल में ये क्या होता है इसकी पावर 1 होती है और इसकी पावर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, यानी कि सेकंड ऑर्डर के लिए ये रिएक्शन होगी। और एक आप ये याद रखना, जो ओनली 1.5 ऑर्डर शो करता है वो हमारा क्या है इथेनल। इथेनल को CH4 और O2, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 1.5 है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल देख लो, न्यूमेरिकल है थर्ड, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू K NO2 I की कंसनट्रेशन H2 और ये हमें दे रखी है। हाउ वुड द रेट चेंज, ठीक है, व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ HIN इज डबल। HIN को डबल करोगे तो क्या होगा, I को हाफ करोगे तो क्या आएगा, और कंसनट्रेशन ऑफ NO2 और इनको ट्रिपल करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो नोट करो, देखो आगे। अब न्यूमेरिकल की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, NO2 को A पुट कर दिया, I को B पुट कर दिया और H को C पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू NO2 A, ये B और ये C पुट कर दिया, और हमारा रेट एक नया मैंने अपना ये जनरेट कर लिया। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, अगर H पॉजिटिव आपका डबल हो जाए, ठीक है, H पॉजिटिव यानी C बिकम 2C हो जाए, तो जहाँ पर C था वहाँ पर 2C कर दो, कर दिया। ये A आ गया, ये B एज यूजुअल रहेगा, 2 2 जा 4, यानी कि 4 आ गए, यानी कि रेट आपका पहले के कंपैरिजन में कितना हो गया 4 टाइम हो गया। वो क्या कहते हैं सेकंड पार्ट में, B को आप I को हाफ कर दो, यानी कि B/2 कर दिया मैंने, A को A पुट कर दो, B को B/2 पुट कर दो और C एज यूजुअल, यानी कि रेट हमारा क्या हो जाएगा पहले कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, थर्ड पार्ट में उन्होंने दे रखा है कि उसको ट्रिपल कर दो। ट्रिपल करते हो यानी कि इसको भी ट्रिपल करोगे, I को भी ट्रिपल करोगे, H को भी ट्रिपल करोगे, तो यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा ट्रिपल करने पे 3A 3B और इसका 9, यानी कि 9 9 81 टाइम हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आपका।